नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि हानि के पापा की फोटो देखकर भोलूराम हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले ही उनसे मिल चुका था। अब आगे यूजुन को हैरान देखकर हानि पूछती है कि क्या हुआ। फिर पता चलता है कि बचपन में जब यूजुन की माँ गुजर गई थी और वो अंदर श्राद्ध में जाने से डर रहा था, तब हानि के ही पापा वो इंसान थे जो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए थे। उन्होंने छोटे यूजुन को एक स्नैक्स का पैकेट और लिली ऑफ द वैली फ्लावर, अरे जिसे उन्होंने हानि और हायों के लिए कीचेन बनाया था, हाँ तो वही दोनों देकर उसे शांत किया और फिर हाथ पकड़कर अंदर ले गए। यूजुन बताता है कि बाद में वही स्नैक्स मैंने अपने डैड के साथ बांटा, जिससे मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ। Wow, what a fascinating इत्तेफाक। मतलब हानि के पापा कितने अच्छे आदमी थे यार, हर वक्त सबका भला ही करते थे। Anyway, फिर रात को सोते समय दोनों हानि गहरी गहरी बातें करते हैं। उसके बाद पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पास्ट हानि अपने डैड के लाए नए कैमरे से घास फूस को फूल समझकर उसके फोटोज खींच रही थी। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और बताते हैं कि ये कोई फूल नहीं है बल्कि घास फूस है, क्योंकि अभी भी ठंड का मौसम पूरी तरह से गया नहीं है, इसीलिए अभी फूलों के पौधे नहीं मिलेंगे। पर हानि तो हानि है, वो कहाँ किसी की सुनती है, वो भी तब जब पहली बार फोटोज खींच रही है। ना बाबा ना, इतनी जल्दी थोड़ी हार मान जाएगी। तो बस वो इधर उधर घूमकर फूलों के पौधे को ढूंढने लगती है और सौभाग्य से उसे एक फूल मिल भी जाता है, वो भी लिली ऑफ द वैली फ्लावर। वो झट से अपना कैमरा निकालती है, पर ये क्या, फूल तो गायब हो गया। तभी कहीं से दादी माँ की आवाज आने लगती है जो घबराहट में हानि हानि चिल्ला रही थी और पास हानि की नींद खुल जाती है। ओह, तो ये सपना था। तभी उनके दरवाजे पर लगा मंत्रों वाला कागज, जो शायद जादूगर जंतु ने उन्हें फिर से दे दिया होगा, वो भी काला पड़ जाता है। दूसरे दिन अपना मस्सा मैन एक आखिरी बार अपने एजेंसी आता है सारी चीजें रैप अप करने के लिए। अपने मस्सा मैन ने अपनी सारी कमाई, जो भी उसने इंडस्ट्री से कमाई है, वो सारे पैसे बुलिंग के शिकार हुए बच्चों की रिकवरी के लिए डोनेट कर दी है। जुंगमैन सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम ये बात मीडिया को बता दें, पर अपना मस्सा मैन अब सही राह पर आ चुका है। ये काम उसने किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली अपने पछतावे के कारण किया है, इसीलिए वो ये बात किसी को भी बताने से मना कर देता है। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये दोनों अभी से ही उसे और उसके नैगिंग को मिस करने लगते हैं। पर अब जब मस्सा मैन जा चुका है तो एजेंसी को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, और तब जुंगमैन का ध्यान क्युंगशिक पर जाता है। इधर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि का मूड ठीक करने के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। ये हाथ सुने हलकट हाथ। अबे साले। पर उस चक्कर में अपना हाथ काट लेती है। इसीलिए पास्ट हानि परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसके आसपास में किसी को भी कोई भी चोट आती है तो वो सिर्फ उसकी मौजूदगी की वजह से, जैसे कि दादी का बेहोश होना। हाँ, तो इसीलिए वो प्रेजेंट हानि को भी लेकर परेशान हो जाती है। उसके बाद वो प्रेजेंट हानि को अपने सपने वाली बात बताती है और बोलती है कि मैंने दादी के चिल्लाने की आवाज सुनी, वो ठीक तो होंगी ना। प्रेजेंट हानि उसे समझाती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया था इसीलिए मुझे चोट लग गई, और दादी माँ भी पहले से बेहतर है। पास्ट हानि बोलती है, लेकिन अगर फिर से वो मेरी वजह से बेहोश हो गई तो। प्रेजेंट हानि बोलती है, चलो एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद उनसे मिलने के लिए चलते हैं, लेकिन ये देखने के बाद कि वो ठीक है तुम चिंता नहीं करोगी, ठीक है ना। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी मस्सा मैन वहाँ जाता है। आपको याद है कि एक बार मस्सा मैन ने कहा था कि हानि के पापा के मौत का जिम्मेदार वो है। हानि जो इतना बदल गई सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि उसके पापा की मौत मेरी वजह से हुई थी। वैसे आपको याद है पास्ट में हानि ने ऑडिशन में जाने के लिए पास्ट के मस्सा मैन यानी कि चुनशिक को कैसे ट्रिक किया था। उसे ऑडिशन देने के लिए जाना होता है पर स्कूल बंक करने का उसे कोई बहाना नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एंथनी पर पड़ती है। वैसे आपको याद तो है ना मस्सा मैन और दूध के बीच वाला 36 का आंकड़ा। हाँ, तो इसी बात का फायदा उठाकर एंथनी की गर्लफ्रेंड बनने का वादा करके वो उसे मिल्क पिला देती है और वो इडियट पी भी लेता है। तो बस एंथनी का पेट खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वो स्कूल से लीव ले लेती है। पर बेचारा मस्सा मैन, वो उसे स्कूल गेट पर छोड़कर ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और हमारा एंथनी बॉय अपना पेट साफ करने के लिए अपना डेस्टिनेशन। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और पता है ये मैसेज किसका होता है? हानि का। वो एंथनी को टेक्स्ट भेजकर ब्रेकअप कर लेती है। तो उसके बाद हुआ ये कि ब्रेकअप का मैसेज देखकर चुनशिक हानि का पूरा प्लान समझ गया और हानि ने उसे ट्रिक किया है अपने मतलब से। इस बात के लिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने सीधे टीचर्स को जाकर सब कुछ बता दिया। टीचर ने फिर मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दिया, जिसके बाद हानि के पेरेंट्स ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच गए और उसे ऑडिशन के बीच में ही वहाँ से लेकर के चले गए।
फिर तो एक्सीडेंट ही हो गया। इसीलिए मस्सा मैन हानि के पापा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है, क्योंकि अगर उस दिन गुस्से में आकर उसने टीचर को सब कुछ नहीं बताया होता तो शायद हानि के पापा आज जिंदा होते। और यही बात वो आज हानि को बताने के लिए आया है। उसकी बातें सुनकर हानि बोलती है, तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन मैं इरिस्पॉन्सिबल हो गई थी। तुम्हें ट्रिक करना, पापा की बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही धुन में सड़क पर दौड़ना, ये सब मेरी गलती थी। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे ये सब बताया। ये सुनकर मस्सा मैन बोलता है, बान हानि सच में सबसे अलग है। अब मुझे समझ में आया कि पास्ट का चुनशिक हो या अभी का एंथनी, दोनों के ही दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से इतनी जगह क्यों है। उसके बाद दोनों हानि दादी माँ से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में दोनों मस्सा मैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी पास्ट हानि का डर से हालत खराब। प्रेजेंट हानि उसे समझाती है कि अब तुम अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल मत पकाने लगना। आजकल तो सभी लोग ऐसे ही पागलों की तरह बाइक चलाते हैं। तभी पास्ट हानि के पुराने फोन का नोटिफिकेशन रिंग बजने लगता है और अब पास्ट हानि के पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चेयरमैन और अपना भोलू राम बुआ जी से मिलने के लिए आए हैं। मिस्टर चेयरमैन बुआ जी से माफी मांगते हैं ये बोलकर कि मुझे तुम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देता और तुम्हारी बातों पर ज्यादा ध्यान देकर ये पक्का करता कि तुम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। प्लीज अपने इस बेकार से भाई को माफ कर दो। बुआ जी बोलती है, अगर आप यही कहने के लिए आए हैं तो दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और उठकर वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, जीसुक मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तक तो बुआ जी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो ही चुका था, पर फिर भी वो उन दोनों के सामने रूड एक्ट कर रही थी। Cause why not? हम बुरे हैं तो हमें बुरा ही रहने दें। हम बुरे हैं तो हमें बुरा ही रहने दें। अगर सब फरिश्ते हैं इस दुनिया में तो हमें गुनहगार ही रहने दें। चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन जब बुआ जी ने मिस्टर चेयरमैन के मुंह से ये सुना कि वो उन्हें मिस करते हैं, इनका इमोशन बॉम्ब फट जाता है और आंसुओं की धारा बहने लगती है। ऑल्दो वो कोशिश कर रही है कि ना रोए, पर क्या करे, अब इन्हें अपनी 9 टेल्ड वाली निब्बी मैडम जिया की आंसुओं को रोकने वाली टेक्निक भी तो नहीं आती है ना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, वो रोते रोते बोलती है, मैंने आपके साथ इतने गंदे तरीके से बिहेव किया, आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए भैया। फिर वो यूजन से भी माफी मांगती है। यूजन बोलता है, बुआ प्लीज वापस आ जाइए, आपके बिना हम सब बहुत अकेले हो गए हैं। उसकी बातें सुनकर बुआ जी और भी ज्यादा रोने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर दादी माँ सोई हुई होती है और पास हानि उन्हीं के बगल में बैठी हुई है। तभी दादी माँ की नींद खुलती है। हानि उनका हाथ पकड़कर बोलती है, दादी माँ आप ठीक हो? दादी माँ बोलती है, बच्चे मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए काफी है। हानि इमोशनल होकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ हूँ इसीलिए आप इतनी बीमार हैं। दादी माँ बोलती है, धत पागल बच्चा, ऐसा क्यों सोचती है, बल्कि तुम्हें फिर से यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में हूँ। हानि मेरी बच्ची, जिंदगी में बहुत से दुख दर्द भरे पल आएंगे जिससे तुम नहीं भाग सकती। जब भी कुछ ऐसा हो तो अपनी आंखें बंद करना और 3 तक गिनना। आंखें खोलने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम में थोड़ी ताकत आ गई है। उनकी बातें सुनकर पास हानि बोलती है, दादी माँ आई लव यू, और उनके गले लग जाती है। बाहर प्रेजेंट हानि पुराने एल्बम्स देखकर पास हानि को वापस भेजने के क्लूज ढूंढ रही होती है। तभी पास हानि भी बाहर आती है और दोनों साथ में मिलकर ढूंढने लगते हैं। एल्बम में पास हानि को उसी जगह का फोटो मिलता है जिस जगह के बारे में उसने अपने सपने में देखा था। वही जगह जहाँ नए कैमरे के साथ पहली बार पास हानि और डैड फोटोज खींचने के लिए गए थे। एल्बम में उस लिली ऑफ द वैली फ्लावर का भी एक फोटो होता है, पर फिर भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद जब वो लोग घर लौटते हैं तो अपना भोलू राम पहले से ही उनके घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। वो अपने साथ चाइनीज फूड के इंग्रेडिएंट्स भी लाया होता है। फिर अपना भोलू राम उन चाइनीज फूड को बना रहा होता है और ये दोनों उसे देख रहे होते हैं। प्रेजेंट हानि पूछती है, तुम आज अचानक से ये क्यों लेकर आ गए? एनीथिंग स्पेशल? यूजन बोलता है, लास्ट टाइम मैंने पास हानि को एक दुकान के सामने इसी डिश पर अपना लार टपकाते हुए देखा था, तो इसीलिए मैं आज ये ले आया। प्रेजेंट हानि बोलती है, क्या बात है, तुम्हें याद था? यूजन बोलता है, मुझे वो हर चीज याद रहती है जो तुमसे रिलेटेड है।
तभी प्रेजेंट हानि प्लेट निकालने के लिए जाती है और गलती से प्लेट उसके हाथ से छूट जाता है। पास्ट हानि फिर से प्रेजेंट हानि को लेकर परेशान। तभी फिर से पुराने फोन का नोटिफिकेशन रिंग बजता है और अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ये देखकर पास्ट हानि का दिमाग खराब। लेकिन इससे पहले कि वो फिर से खुद को ब्लेम करे, प्रेजेंट हानि वो फोन उसके हाथ से लेकर बोलती है, उल्टी सीधी चीजें मत सोचो, मेरा हाथ स्लिप हो गया था बस। तभी पास्ट हानि की नजर दरवाजे पर लगे काले पड़े हुए मंत्रों वाले कागज पर पड़ती है और ये देखकर तीनों का दिमाग खराब। फिर शाम को जब यूजुन जा रहा होता है, प्रेजेंट हानि बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है कि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अगर पास्ट हानि नहीं लौट पाई तो, अगर उसे कुछ हो गया तो। अपना भोलू राम उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इतना घबराओगी तो पास्ट हानि को कौन संभालेगा, इसीलिए घबराओ मत, शांत रहो और मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रेजेंट हानि वहीं बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए इमोशनल होकर बोलती है, पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उसे सुरक्षित घर भेज सकूं। तभी पास्ट हानि बाहर आती है। वो प्रेजेंट हानि को बोलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए दादी माँ की भी ये हालत है और तुम्हें भी बार बार चोट लग रही है। प्रेजेंट हानि बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम सुरक्षित घर जाओगी, समझी। पास्ट हानि बोलती है, सच कहूँ तो मुझे वापस जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर मैं वापस गई तो मुझे पापा की मौत का सामना करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें भी तो खतरे में नहीं डाल सकती। प्रेजेंट हानि बोलती है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम वापस जाओ, पर तुम्हें यहाँ भी तो नहीं रहने दे सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रात को सोते वक्त पास्ट हानि का वही सपना कंटिन्यू होता है, जिसमें वो कैमरा लेकर पूरे एरिया में घूम घूम कर पापा को ढूंढ रही होती है। तभी उसे फिर से वही लिली ऑफ द वैली फ्लावर दिखता है, पर जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो फूल इस बार भी गायब हो जाता है। थोड़ा आगे उसे फिर से वही फूल दिखता है, वो फिर से उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर वो फिर से गायब हो जाता है। वो फिर से उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और फिर से थोड़ा आगे उसे वही फूल दिखता है, पर इस बार वो फूल गायब नहीं होता और वो उसे सक्सेसफुली तोड़ लेती है। तभी कहीं से पापा की आवाज आती है, हानी इधर, यहाँ पर। वहाँ उसे एक टनल नजर आता है। पापा की आवाज बोलती है, तुम्हें अब जाना होगा, समय आ चुका है। और फिर से पास्ट हानि की नींद खुल जाती है। तभी दरवाजे पर लगा मंत्रों वाला कागज नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने जाती है, पर वो कागज पूरी तरह से काला होकर धुआं हो जाता है, जो देखकर पास्ट हानि डर जाती है। उसके बाद दूसरे दिन जब प्रेजेंट हानि की नींद खुलती है तो देखती है कि पास्ट हानि वहाँ नहीं है। वो अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें लिखा था, आखिरकार मुझे वापस जाने का रास्ता मिल ही गया। मैं खुद को तुमसे गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं कर पाई, इसीलिए ये चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। अभी तक मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस जाने की कोशिश करूंगी ताकि तुम दोबारा से खुश हो सको। उधर पास्ट हानि अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखते हुए आती जाती गाड़ियों और बाकी डिफिकल्टी से बचते बचाते टनल की ओर जा रही होती है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये बंदी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट हानि और यूजुन उसे ढूंढने में लगे हैं। पहले ये दोनों उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पास्ट हानि इन्हें सबसे पहले मिली थी। उसके बाद डैड के एक्सीडेंट वाले जगह पर जाते हैं, पर पास्ट हानि कहीं नहीं मिलती। प्रेजेंट हानि पूरी परेशान। यूजुन बोलता है, चिट्ठी में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। पास्ट हानि अपने पैकेट से वो चिट्ठी निकालकर उसे देते हुए बोलती है कि उसने लिखा था कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगी ताकि मैं दोबारा खुश हो सकूं। यूजुन भी लाइक, दोबारा खुश हो सकूं मतलब। ये सुनकर प्रेजेंट हानि समझ जाती है कि पास्ट हानि कहाँ होगी। वो बोलती है, लिली ऑफ द वैली। यूजुन भी लाइक, हैं मतलब? वेल, लिली ऑफ द वैली फ्लावर का मतलब है दोबारा अपनी खुशी ढूंढो। आपको याद होगा कि हानि के पापा ने लिली ऑफ द वैली फ्लावर का ही की चेन बनाकर दोनों बहनों को दिया था। और पास्ट हानि ने प्रेजेंट हानि को अपने सपने के भी बारे में बताया था, जिसमें वो पापा के साथ पहली बार अपने नए कैमरे से फोटो खींचने के लिए गई थी और लिली ऑफ द वैली गायब हो गया था। याद आया? हाँ, तो इसीलिए प्रेजेंट हानि समझ जाती है कि वही जगह वापस जाने का रास्ता है। हानि यूजुन को बताती है कि उसी जगह पर एक टनल के अंदर मुझे वो फूल मिला था जिससे डैड ने हम दोनों बहनों के लिए कीचेन बनाया था। एक्चुअली हुआ ये था कि फोटोज खींचने में हानि इतनी ज्यादा मगन हो गई कि खो गई और डैड को ढूंढते ढूंढते एक टनल के अंदर जा पहुंची, जहाँ उसे लिली ऑफ द वैली फ्लावर मिल गया। उसके बाद हानि को ढूंढते ढूंढते डैड भी जब उसी टनल के अंदर पहुंचे तो हानि वहाँ बैठी हुई थी। वो बोलती है कि आपको ढूंढते ढूंढते मैं इस टनल तक आ पहुंची। बाहर मुझे एक बहुत सुंदर सा फूल दिखा तो मुझे लगा कि शायद अंदर और भी होंगे, पर अंदर आते आते मैं स्लिप होकर गिर गई और मुझे चोट लग गई। पापा बोलते हैं, धत पगली, इस तरह की जगह पर पौधे नहीं उगते। हानि बोलती है, नहीं, मैंने तो एक ढूंढ भी लिया, वो देखिए। पापा उस फूल को तोड़कर हानि को देते हैं, फिर बोलते हैं, ये लिली ऑफ द वैली है। पता है इसका मतलब क्या होता है? दोबारा अपनी खुशी ढूंढो।
उसके बाद वो उसे अपने पीठ पर बैठाकर ले जाते हैं। प्रेजेंट में हानि उसी टनल के सामने खड़ी होकर अंदर जाने से डर रही होती है। तभी ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। दोनों हानि गहरी गहरी बातें करते हैं और गले मिलते हैं। तभी पुराने फोन का नोटिफिकेशन रिंग बजता है और अब हानि के पास सिर्फ एक दिन बचा है। उसके बाद दोनों हानि फिर से गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। फिर यूजन भी पास हानि को गुड बाय करता है और उसके बाद दोनों हानि हाथ पकड़कर टनल के अंदर जाने लगते हैं। दोनों डरे हुए होते हैं, इसीलिए गाना गाने लगते हैं। टनल के बीच में आने के बाद प्रेजेंट हानि पास हानि को थोड़ा मोटिवेशनल ज्ञान देती है और गहरी गहरी बातें करती है। दोनों ही उदास होते हैं क्योंकि एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। पास हानि तो रोने लगती है। प्रेजेंट हानि उसे वो की चेन देकर बोलती है, मैंने दोबारा अपनी खुशी ढूंढ ली, इसीलिए अब तुम इसे रख लो। फिर पास हानि आगे बढ़ने लगती है और प्रेजेंट हानि वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही होती है। पास हानि बहुत घबराई हुई होती है और दादी माँ की बात याद करती है। हानि मेरी बच्ची, जिंदगी में बहुत से दुख दर्द भरे पल आएंगे जिससे तुम नहीं भाग सकती। जब भी कुछ ऐसा हो तो अपनी आंखें बंद करना और 3 तक गिनना। आंखें खोलने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम में थोड़ी ताकत आ गई है। फास्ट हानि उसी मोमेंट पर पहुंचती है जब सामने से आती बस से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी उसके पापा उसे ढकेल देते हैं और गिरने की वजह से हानि के पैर में चोट लग जाती है। वो लड़खड़ाते हुए पापा के पास जाती है। पापा का बहुत सारा खून बह चुका था, पर फिर भी वो अभी तक होश में ही होते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। वो मुस्कुरा कर बोलते हैं, मेरी राजकुमारी, तुम सुरक्षित वापस आ गई। हानि रोते हुए बोलती है, पापा मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। पापा उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, कोई बात नहीं मेरी बच्ची। हानि, सारी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उनकी जान छूट जाती है। हानि फूट फूट कर रोने लगती है और तब तक मॉम भी दौड़कर उनके पास आती है। इधर प्रेजेंट में भी टनल से बाहर आने के बाद हानि फूट फूट कर रोने लगती है। यूजन उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद हानि मॉम और हायोंग को पास हानि के अपने समय में लौटने वाली बात बताती है। तभी दादी माँ रूम से बाहर आती है। वो हानि को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरी बच्ची। जी हाँ, दादी माँ भी ठीक हो चुकी है। जहाँ वो प्रेजेंट हानि को पहचानते भी नहीं थी, वहीं आज वो उसे सिर्फ पहचान ही नहीं रही बल्कि उसे माफी भी मांगती है, क्योंकि वो हानि को ही पापा के मौत का जिम्मेदार मानती थी और उसी सदमे की वजह से उनका दिमागी संतुलन भी खो गया था। उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया था कि पापा के मौत के पहले वाली हानि जिससे वो बहुत प्यार करती थी वो अलग हो गई थी और पापा के मौत के बाद वाली हानि जिससे वो बहुत नफरत करती थी वो अलग हो गई थी। इन शॉर्ट, उनके माइंड में हानि के 2 इमेजेस बन गए थे। पहला तो वो जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी और दूसरा वो जिससे वो बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। इसीलिए आपको याद होगा कि शुरुआती एपिसोड में जब दादी माँ मॉम के साथ डेजियों सिटी से सोल आई थी तो प्रेजेंट हानि को देखते ही उस पर बरस पड़ी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पास्ट हानि पर कितना प्यार लुटाती थी। उसके बाद जैसे जैसे उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती गई, वो प्रेजेंट हानि को पूरी तरह से भूल ही गई। इसीलिए तो उस दिन डिनर करते वक्त वो बाकी सबको तो पहचान रही थी, बट प्रेजेंट हानि को एक गेस्ट समझ रही थी। एनीवे, अब जब दादी माँ ठीक हो गई है और हानि से माफी भी मांग रही है, वो इमोशनल हो जाती है और दादी माँ से लिपट कर रोने लगती है। उसके बाद रात को जब वो घर लौटती है तो पास्ट हानि की कमी उसे खलने लगती है। Cause why not? पास्ट हानि के बिना अब पूरा घर सूना सूना हो गया है and she is missing her a lot. उसके बाद कहानी सीधा इस सीरीज के शुरुआत में पहुंचती है, जहां वो खुद को यानी कि पास्ट हानि को एक चिट्ठी लिख रही थी। ऑब्वियसली ये चिट्ठी पास्ट हानि के पास तो नहीं पहुंच सकती, बट एज अ मेमोरी तो रह ही सकती है ना। हानि उस चिट्ठी में वो सारी चीजों के बारे में लिखती है जो जो चीजें पास्ट हानि के अपने समय में वापस लौटने के बाद हुई। जीएम ने प्रेगनेंसी लीव ले ली है और हानि और जीएम अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जीएम के एब्सेंस में मिस्टर गो डिपार्टमेंट टीम के लीडर बन गए हैं। यूजन ने भी इनका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। बहुत सी चीजें बदल गई है, बट एक चीज जो शुरुआत से अभी तक नहीं बदली है वो है जो एक्सरसाइज। चलो फिर टाइम हो गया, शुरू हो जाओ। आलू ले ले, टिंडे ले ले, किया ले ले, कद्दू ले ले, साग ले 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 ले। अब अपना डोयून मिस्टर चेयरमैन की जगह कंपनी का सीईओ बन गया है, बट जो एक्सरसाइज सभी के लिए कंपलसरी है, तो ये भी अपने कैबिन में यही कर रहा है। ये सीरीज खत्म होने को आई है, पर डोयून के चेहरे पर अभी भी वही एक्सप्रेशंस है। कितना सीरियस बंदा है यार ये। अरे पाजी, कभी रिलैक्स भी हो लिया करो। नहीं।
अपने मस्सा मैन ने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और अब ये एंथनी के नाम से नहीं बल्कि अपने पास्ट वाले पुराने नाम यानी कि यांग चुन शिक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक और बात बता दूं, अब ये उन सभी बच्चों के लिए एक फरिश्ता बन चुका है जिसे बुली किया जाता है। जी हाँ, अब ये उन बच्चों को सबक सिखाता है जो दूसरों को बुली करते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए यूयुन कभी कभी उसके रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खाने के लिए आ जाता है, क्योंकि 20 साल पहले मस्सा मैन ने छोटे यूयुन को भी तो बुली किया था ना, याद है? इसीलिए उसी गलती का भुगतान के लिए मस्सा मैन ने यूयुन को फ्री में अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का वादा किया है। वैसे आपको याद है जब पैसों के लिए यूयुन ने अपने लिमिटेड एडिशंस वाली चीजें बेच दी थी? यूयुन अपने एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन चीजें बेच देता है बिकॉज ही नीड मनी, क्योंकि पापा के घर से निकाल देने के बाद मैं गरीब हूँ। और पता है उसके चीजों का खरीदार कौन होता है? हमारा मस्सा मैन। उस समय मस्सा मैन ने यूयुन को ट्रिक करके कम पैसों में उसके सारे लिमिटेड एडिशंस वाली चीजें खरीद ली थी और यूयुन तो ठहरा भोलू राम, उसे उस समय दाल आटे का भाव भी नहीं पता था, तो बेचारा समझ ही नहीं पाया कि मस्सा मैन ने उसे ट्रिक किया था। और जब तक उसे मार्केट प्राइस का ज्ञान हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ने अपना चेहरा ढककर लेन देन किया था, इसीलिए भोलू राम को नहीं पता था कि किसने उसे ट्रिक किया। लेकिन आज मस्सा मैन ने वही लिमिटेड एडिशन वाला सूट और वॉच पहना होता है और अब दोनों को पता चल गया है कि उस दिन इन्हीं दोनों ने आपस में लेन देन किया था। फिर क्या था, लग गए दोनों फिर से झगड़ने। मॉम अब हायोंग के घर में रहती है और दादी को नर्सिंग हाउस में डाल दिया गया है ताकि उनकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो सके, क्योंकि वो अभी भी कभी कभी चीजें भूल जाती है। ये तीनों हर वीकेंड दादी से मिलने के लिए आते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अपना भोलू राम और हानी भी धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। अपने मिस्टर चेयरमैन भी अब पूरी तरह से कंपनी की जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं, तो मस्त अपने आंखों की ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी सेशंस करवा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपने भोलू राम के 80 लाइसेंस में एक नेल आर्टिस्टरी का भी लाइसेंस है, यानी कि इन जनाब ने नेल आर्ट भी सीखा हुआ है। वैसे ये बात इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया ताकि हमारी जितनी भी फीमेल मेंबर्स हैं जिन्हें नेल आर्ट पसंद है वो अपना बुकिंग करवा सकती है। कुछ भी। उसके बाद दोनों फोटो क्लिक करते हैं। फिर शाम को हानी समंदर के किनारे सनसेट का मजा ले रही होती है। तभी यूजिन उसके लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आता है जो उसने अपने हाथों से बनाया है। यूजिन उसे बताता है कि इस फूल का नाम फ्रीसियस है, जिसका मतलब होता है नई शुरुआत। फिर हानी बोलती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, अपनी आंखें बंद करो। और फिर ये होता है। उड़ी बाबा, भोलू राम की मेहनत तो रंग लाई, हानी पट गई। एक्सप्रेशंस तो देखो बंदे के। आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पर बेचारा हमारा मस्सा मैन। मस्सा मैन के जाने के बाद अब क्यूंग शिक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। बट यू नो व्हाट, मस्सा मैन से भी ज्यादा नखरे ये करता है। बेचारा जुंगमैन पहले एंथनी को झेलता था और अब इसे झेल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे आपको वो बंदे याद हैं जो गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाने के लिए अलग अलग तरह के तिगड़म करते रहते थे? पास्ट में हानी के घर के नजदीक के दुकान के दो लोग हमेशा गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। इसीलिए पास्ट हानी उन्हें एलियंस कहती थी, कॉज वो दोनों कभी भी नॉर्मल एक्ट करते ही नहीं थे। और आज ये दोनों पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरे, जिसे हम अपनी भाषा में मूढ़ी कहते हैं, उसे चांद तक पहुंचाने वाले थे। अलग अलग चैलेंजेस ही ट्राई कर करके इन लोगों ने गिनीज बुक के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस में अपना नाम दर्ज करवाने का रिकॉर्ड बना लिया। वाह, डेडिकेशन हो तो ऐसी। और अब इनका इंटरव्यू हो रहा है जो देखकर हानी खुश हो जाती है। उसके बाद हानी घर आती है और वो चिट्ठी लिखकर कंप्लीट करती है। और इसी तरह ये सीरीज अब खत्म होती है। तो कैसी लगी ये पूरी सीरीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। दोनों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।